हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ फिक्स योर फाइनेंस। आज हम मिलने वाले दिल्ली के रमेश से, जिनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा कठिन रही है। फैमिली की फाइनेंशियल सिचुएशन की वजह से उन्हें बार बार स्कूल से ड्रॉप आउट होना पड़ा। छोटी उम्र में उन्होंने कॉल सेंटर में काम करना शुरू किया। 27 की उम्र में आते आते उन्हें कॉलेज की डिग्री मिली और आज अपने मिड 30s में फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से उन्होंने अब तक शादी नहीं की। आज उनकी कहानी को समझेंगे एंड आई विल ट्राई टू फिक्स हिज फाइनेंस। दोस्तों, फिक्स योर फाइनेंस के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज मेरे साथ है नोएडा के रमेश की कहानी समझेंगे एंड आई विल ट्राई टू फिक्स हिज फाइनेंस। रमेश, वेलकम टू फिक्स योर फाइनेंस। कैसे हो आप? आई एम रियली गुड, हाउ आर यू? आई एम डूइंग गुड, थैंक यू सो मच। बताइए रमेश जी अपनी पूरी कहानी। आई एम 35 year old and I am living with my parents and I have one brother who is already working and I have one sister, she is already working and pursuing CA, and one sister, she is already married. I actually belongs to a small place in Rajasthan but we moved in Noida in 2004. करंटली क्या आपकी शादी हुई है? Not yet but maybe in near future. लवली, टच वुड। रमेश जी, क्या करते हैं आप? आपने पढ़ाई क्या चीज़ की है? There was some hiccups in my initial studies. मतलब मेरा स्कूलिंग रेगुलर नहीं, बट मैंने 10th 12th ओपन स्कूलिंग से किया है। जैसे मेरा 12th हुआ, आई स्टार्टेड वर्किंग इन कॉल सेंटर, सो आई वर्क देयर फॉर गुड 4-5 year of time, and then I have completed BSW Bachelor in Social Work from IGNOU, and जैसे ही मेरा BSW complete हुआ, I joined an NGO. Then NGO के जो फाउंडर थे, he offered me a job in his company which he was about to start, which was basically a call center based kind of company. So I started working there and slowly gradually I grew there only. Right now I am managing the whole operations of that company. रमेश जी, आपने बोला कि थिंग्स हैपेंड इन योर लाइफ जिसके वजह से यू हैड टू गो टू ओपन स्कूल Yes. एंड उसके बाद यू आल्सो वेंट टू ओपन यूनिवर्सिटी। Yes. सो क्या हुआ? क्या घर में कोई आर्थिक डिफिकल्टीज आ गई थी? Actually my father is basically he is a goldsmith. उन्होंने जो सोनार का काम आप बोलते हैं वो होता है। सो उसमें दो चीज़ें होती है, either you are setting up your own shop. Setting up your own shop require huge capital which was not available at that time, and finding a job in that field is quite competitive and उसमें कुछ ज़्यादा पे आउट वगैरह नहीं होता है. So he moved to Noida for job search and he worked in different factories and jewelry manufacturing companies as supervisor. But you know कि factory side is something which is not high paying job. It's just good enough for the family to survive. रमेश जी, नोएडा में एक गोल्ड ज्वेलरी की फैक्ट्री में क्या होती होगी तनख्वाह? 12 to 14,000 rupees per month. ओके, दिस वाज इन 2019 एंड 18। Yes. एंड तो जब 2004 में नोएडा आए थे तब तो और भी कम होगा, और परिवार में भी 4 बच्चे थे, True. तो थिंग्स वुड हैव गॉटन डिफिकल्ट। And that was also the reason the moment I completed my 12th, I had this, okay, I need to start working somewhere and I choose call center because वहाँ पे जॉब मिलना सबसे easy होता है नोएडा में. यस, नोएडा में काफ़ी सारे कॉल सेंटर्स है एंड गुड थिंग इज कॉल सेंटर में स्कूल या फिर कॉलेज की कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है। 16-17 साल की उम्र में भी आप कॉल सेंटर में काम करके 15 से 20 हज़ार आज के दिन भी कमा सकते हो। क्या उस टाइम पे भी 15-20 हज़ार रुपए की कमाई थी? Not at all. My first salary was 6,200 rupees. And वहाँ पे मैंने लगभग 1 साल काम किया. आपकी घर का फाइनेंशियल कंडीशन इतना अच्छा नहीं था, उसके बावजूद भी आपने बैचलर्स इन सोशल वर्क क्यों किया? क्योंकि अगर ट्रेडिशनली देखा जाए तो BSW के बाद कई सारे जॉब्स के ऑप्शंस नहीं है। True. So my mother started working in an NGO which is again based in Noida and that they are working in education. So वहाँ पे जो काउंसलर थे, he sat with me and he asked me to give all the things what my future plan is and all. मेरे को ये था कि जस्ट मेरे को 12th करनी है so that I can get the job. थोड़ा डायरेक्शन लेस था उस समय. So he suggested me to do BSW Bachelor in Social Work. तो आपने करीब 2015-16 में ग्रेजुएट कर लिया, ठीक है, और आप 2010 से काम कर रहे हो। Yes. So one thing which I want to correct कि मेरा एडमिशन जो हुआ था that was in 17 में मेरा कंप्लीट हुआ था. आप की उम्र कितनी है आज के दिन? आज 35 है. और आपने 2014 में कॉलेज शुरू किया।
तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि आपने कॉलेज इतना लेट क्यों शुरू किया? लाइक आई सेड कि कंटिन्यूस नहीं था, तो मेरा ट्वेल्थ भी थोड़ा लेट कंप्लीट हुआ व्हेन आई वाज अराउंड 21। फिर उसके बाद 2-3 साल का ऐसा पीरियड था जब फैमिली पे फोकस ज़्यादा था, एंड मेरे को ग्रेजुएशन में ऑप्शन समझ में नहीं आते, सो आई वाज जस्ट फोकस कि चलो काम करना है, ग्रेजुएशन बाद में देखा जाएगा। एंड दैट वाज एक्चुअली अ टर्निंग पॉइंट। मेरे को लग रहा था कि चलो कॉल सेंटर में काम, जॉब तो सेफ है, ये कोई कुछ बोल नहीं रहा है, बट आई गॉट द रियलिटी चेक व्हेन आई स्पोक विद करियर काउंसलर। ही सेड कि आज कॉल सेंटर है, कल को कॉल सेंटर बंद हो गए तो क्या। सो 3 इयर्स का जो पीरियड था, जो इनिशियल जॉब का था, आई वॉज जस्ट फोकस कि मेरे को आई नीड टू अर्न मनी सो दैट माई फैमिली कैन हैव stable life. Because honestly speaking, there was a time when my father was not getting paid on time, so we used to take small loan from nearby people like grocery shop, and also फिर उनका continuous reminder कि अरे ये repay करो, वो करो, and you know थोड़ा humiliated feel होता है। So बहुत छोटा फील होता है। yes, यस, I don't wanted to be in that situation, so I thought कि अभी की ये problem है, let's focus on this problem right now. The moment I started my job, I made sure कि घर का रेंट प्लस जो फीस है हमारे मेरे सिबलिंग्स की वो टाइम से जाए, सो दैट पेरेंट्स पे से थोड़ा सा बर्डन ऑफलोड हो जाए। kudos to you, man. Life has been tough. I'm looking back at your journey. I can say that I have gotten it way easier. But आपकी लाइफ में इतनी सारी दिक्कतें आई, फिर भी मतलब आज you seem happy and you like what you are doing. So that is insane. That is really nice. ठीक है रमेश जी, अब बताइए, आज आप अपनी पूरे परिवार के साथ रह रहे हो, आपकी करंट सैलरी कितनी है करीब 15 साल के एक्सपीरियंस के बाद? Currently, I am getting somewhere 80 to 100 rupees per month. Sorry, 82,000. I'm sorry, my bad. 82,000 रुपीज पर मंथ। Yes, लवली। sorry. एंड ये क्या वही एनजीओ है जहाँ से आपने शुरू किया था? Yes, yes. 8 साल हो गए एक ही कंपनी में काम करे हुए। ठीक है, क्या आपके और आपके परिवार के पास अपना हेल्थ इंश्योरेंस है? No, these are the things where things start getting bad. I tried to get insurance, but my parents are a bit like insurance लेके क्या होगा, बीमार तो हम पड़ते नहीं है. So, but this year I started considering seriously, and I am actually reach out to some of the insurance company, but it was quite confusing. देखिए, आपके पेरेंट्स आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, आपसे ज़्यादा शायद दुनिया भी उन्होंने देखी होगी, Yes, बट उनके ज़माने में जो हॉस्पिटल के खर्चे थे true. और आज के इंडिया में जो हॉस्पिटल के खर्चे हैं वो बहुत ही डिफरेंट है। उनके ज़माने में एक बार अगर कोई हॉस्पिटलाइज हो भी जाए तो पॉकेट से पैसे दे सकते हैं। Yes, आज के दिन एनुअल प्रीमियम को आप कभी भी हॉस्पिटल बिल के साथ कंपेयर ही नहीं कर सकते हो। नहीं कर सकते. थिंग्स हैव गॉटन सो एक्सपेंसिव, राइट? तो आपको अपने पेरेंट्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना ही पड़ेगा, आपको अपनी फैमिली के लिए भी हेल्थ इंश्योरेंस लेना ही पड़ेगा। 3 से 4 चीजें जो आपको देखनी है, एक है कंप्लेंट्स पर 10,000 क्लेम्स, एक है नेटवर्क हॉस्पिटल कि कितने हॉस्पिटल्स है उस कंपनी के नेटवर्क में, तीसरी चीज है क्लेम सेटलमेंट रेशियो। ये 3 चीजें देख के आपको पता चल जाएगी कौन सी कंपनी आपके जरूरत पड़ने पर आपके साइड में खड़े रहेगा। और आपको एक चीज करनी है, आपके जितने भी सवाल है, ठीक है, आप फिक्स योर इंश्योरेंस के हमारे ट्रस्टेड इंश्योरेंस एक्सपर्ट्स के साथ एक कॉल पे जाइए और आप सब कुछ उनसे पूछिए। दे विल गाइड यू विद द बेस्ट एंड द मोस्ट अफोर्डेबल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज आउट देयर। अगर आपको हमसे लेना भी नहीं हो फिर भी उनसे 30 मिनट का कॉल कर लो, अपने सारे डाउट्स क्लियर कर लो और फिर आपको जहां से लेना है ले लो। Sure, ठीक है? sure. अगर आपके पास भी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, चेक आउट fixyourinsurance.in। तो आपकी करंट इनकम तो 82,000 रुपीज है, ठीक है? आपके घर में बाकी लोग कौन कौन कमा रहा है और कितना कमा रहा है? So my brother is working. He is getting around 22, 23, क्या उम्र है उनकी? 24. No, 23. आपकी बहन ने क्या काम किया है? So my sister, she has completed her BCom from IGNOU, and side by side she is pursuing CA, and she is working in one of the CA firm in Noida. She is getting around 15, but the thing is कि उतना ट्रांसपोर्ट वगैरह में ही लग जाता है आजकल. But my mother is working. She is getting around 33 in hand, like after deduction of TDS. तो आपके पूरे घर की टोटल मंथली इनकम है 1,52,000 रुपए। Yes, yes. रमेश जी, क्या आपका पूरा परिवार का सारा पैसा आप लोग एज ए यूनिट देखते हो कि सब अपना अपना संभालते हैं? We have divided expenses. Like I take care of the rent and electricity. आपका रेंट है 30,000 रुपए आपकी परिवार का,
इलेक्ट्रिसिटी है 3,500 रुपए, ठीक है, तो ये दोनों आप दे रहे हो। उसके बाद ब्रदर आउटसाइड फूड, वीकेंड्स, ये सब में कितना खर्चा होता होगा? It goes somewhere 500 to 5,500. दिस इंक्लूड शॉपिंग, खाना पीना बाहर का। हाउ फ्रीक्वेंटली डू यू गो आउट? Twice in a month. नेक्स्ट है मेडिकल एक्सपेंसेस। आपने कहा था कि आपके घर में सब अभी तक टचवुड फिट ही है। Put it 1,500. जैसे कई बार सम अननोन होता है कि चलो अभी बुरा वो यू आर नॉट फीलिंग वेल, आपने टेस्ट करवा लिया साल में कभी, सो आई जस्ट पुट इट एट 1,500. ठीक है, तो ये मिसलेनियस है, राइट? Miscellaneous है, right. नेक्स्ट है शॉपिंग। You can take it 3,000. अगर मैं अभी तक के आपके टोटल एक्सपेंसेस देखूं तो वो करीब 55,000 रुपए, राइट? क्या आपके करंटली कोई लोन्स चल रहे हैं? होम लोन या कार लोन तो नहीं है, राइट? बस कार लोन तो वो कंपनी से हो जाता है, बट इसके अलावा फैमिली की अगर मैं बात करूँ तो देयर इज अ लोन इन फैमिली, दैट इज अ पर्सनल लोन विच इज पेड बाय माय मदर, एंड देयर इज अ लोन ऑन माय ब्रदर्स स्कूटी विच इज अगेन पेड बाय माय ब्रदर. रमेश जी, ये पर्सनल लोन क्यों लिया था परिवार ने? Like I told you, there was some expenses, like my sister's, CA की फीस, जो कोर्सेज वगैरह होते हैं, so उसको पे ऑफ करने के लिए, एंड देन सम मिसलेनियस एक्सपेंसेस, तो उसको कंसोलिडेट करके मम्मी ने एक लोन लिया था. एंड वी हैव डिसाइडेड आफ्टर दिस, लाइक दिस इज द लास्ट पर्सनल लोन वी आर टेकिंग. And I was like bit upset with my mother because of this, because I realized like taking a personal loan is really big dent on your savings and your wealth. ट्रू, बट हैविंग सेड दैट आपको ये भी समझना पड़ेगा कि आपकी मम्मी ने जो लोन लिया है वो आपके बहन के सीए की ट्यूशन के लिए। True, that is the reason. So there are two things. One, कि आपको 100% उसके लिए नहीं चाहिए. It was just 40% of that, but 60% is for those expenses जो आप avoid कर सकते हो. That is a problem. That is a very big problem. Yeah, but sometimes you just go with the कि समाज में इज्जत and वो लोग सब. क्या ये किसी शादी के लिए या कोई फंक्शन के लिए लिया था? Kind of thing, gifting and all. क्या ये अरेंज मैरिज थी कि लव मैरिज थी? Not for my, like किसी और को. किसी और की शादी के गिफ्ट के लिए हमने लोन लिया है। There were 2-3 marriages, तो उनको कंसोलिडेट करके चलो हम गिफ्ट दे देंगे, and that was या दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, अगर मेरे उम्र के लोग देख रहे हो या फिर 40 से कम के लोग देख रहे हो, प्लीज दोस्तों कभी भी रिलेटिव के प्रेशर में आके या फिर लोग क्या कहेंगे के प्रेशर में आके पर्सनल लोन नहीं लेना है, और हो सके तो अपनी शादियों के लिए भी लोन्स मत लो, ठीक है रमेश जी? 55,000 रुपए आपके टोटल खर्चे, 82,000 है आपकी इनकम, तो हर महीने करीब 25 से 27,000 रुपए बचने चाहिए। क्या ये बच रहे हैं? I would say yes. तो आपकी टोटल सेविंग्स आज के दिन कितनी होगी? Currently in my bank account I have roughly 3 lakhs rupees. Then मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है which is close to 2,75,000. यहाँ पे अपने सारे एसेट्स लिखे हुए, कैश इन बैंक 3,13,000, म्यूचुअल फंड्स में 2,75,000 इन्वेस्ट किया है, करंट वैल्यू है 4,14,000 रुपए, और इंडियन स्टॉक्स में करीब 13,000 रुपए है, ठीक है? तो आपकी करंट नेटवर्थ है 7,40,000 रुपए, आपके पास कोई लोन्स नहीं है, सो एसेट इज योर नेटवर्थ वैल्यू, ठीक है? फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आपको एक चीज करनी है, आपके करंट मंथली एक्सपेंसेस का 4 गुना आपको इमरजेंसी फंड बनाना है। मैंने आपको 4 गुना इसीलिए बोला क्योंकि आप काफी टाइम से इस कंपनी में काम कर रहे हो, तो योर जॉब लुक्स मोर और लेस सिक्योर। तो इस 3,13,000 में से 2,20,000 रुपए की आपको एफडी करानी है टुवर्ड्स योर इमरजेंसी फंड। ये सिर्फ और सिर्फ उसी टाइम पे आपको टच करना है व्हेन थिंग्स गो साउथ। ओके। इसके बाद करीब 30 से 40,000 रुपए आप अपने कैश में रख लो कि यार ये पैसा कभी भी काम आ सकता है मिसलेनियस एक्सपेंसेस के लिए। इसके बाद जो 60,000 रुपए बचते हैं वो आपको इन्वेस्ट करना है, और ये जो इन्वेस्टमेंट्स होगी दैट विल बी बेस्ड अपॉन योर गोल्स। तो रमेश जी, आप मुझे ये बताइए कि आपके क्या करंट कोई गोल्स वगैरह है? आई माइट वांट टू स्टार्ट माय ओन बिजनेस आफ्टर 2-3 years. उसके लिए आई वुड नीड सम कैपिटल, मे बी 7 to 8 lakh rupees. 8 लाख रुपीस, ठीक है? और कितने साल में आपको स्टार्ट करना है? My plan is to start somewhere in 27-28, मतलब 2-2.5 साल में।
So now here also, since you need the money in max 2 years, you cannot take a lot of risk and you cannot invest the money. Yes. ठीक है? So what you can do is either you can invest in fixed deposits or you can invest in arbitrage mutual funds. Arbitrage mutual funds are these low risk mutual funds which basically find these risk free trades in the market to create returns for you. तो ये आपके दो ऑप्शंस है, फिक्स्ड डिपॉजिट्स और आर्बिट्राज म्यूचुअल फंड्स. दोनों ही आपके लिए टैक्स फ्री होंगे क्योंकि आपका करंट 12.5 लाख रुपए से कम है इनकम, तो फिक्स्ड डिपॉजिट के इंटरेस्ट पे तो आपको कोई टैक्स नहीं लगना. और आर्बिट्राज म्यूचुअल फंड्स में जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स है वो है 20%, लेकिन अगर आप 1 साल के बाद बेचते हो तो वो 12.5% हो जाता है. बट द गुड पार्ट, हर साल 1,25,000 का प्रॉफिट होता है टैक्स फ्री इक्विटी में. तो ये दोनों एसेट्स आपके लिए टैक्स फ्री है. So how much amount I should be investing every month? Like rough idea? आपका गोल अमाउंट है 8 लाख रुपए. वो अमाउंट आपको चाहिए 2 साल में. एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है 7%. आपको हर महीने 31,000 रुपीज इन्वेस्ट करना है टू रीच दिस गोल. इस 31,000 को आप 2 हाफ्स में डिवाइड कर दीजिए. करीब 15,500 आप डालिए रिकरिंग डिपॉजिट में और 15,500 आप डालिए आर्बिट्राज म्यूचुअल फंड्स में. एज ऑफ नाउ 31,000 रुपए आप सेव नहीं कर पा रहे हो, तो आपको 2 साल से थोड़ा ज्यादा लगेगा. Let's say आपको 3 years कर देते हैं इसको. 3 years लगेगा. अगर आपको 3 साल में ही अचीव करना है तो 20,000 रुपए की आपको मंथली इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी इस गोल के लिए. What I would suggest is कि अगर आपको कोई भी धंधा शुरू करना है तो do not leave your job day 1 से. 2, find some mentor, find someone who has done what you want to achieve, who is like 5 steps ahead of you, because doing a business drains you out. It is a journey with no paths, no signs. और पैसा बनाना पहले 2-3 साल में बहुत ज्यादा ही मुश्किल होगा. तो आप अपनी नौकरी मत छोड़िएगा इस दौरान. नहीं, डेफिनेटली नॉट. द काइंड ऑफ बिजनेस आई एम थिंकिंग दैट आल्सो समथिंग जहाँ पे मेरी जॉब चलती रहेगी साथ में. अच्छा, लेट मी गिव यू अ सिनेरियो लाइक व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस इट इज. सो यू नो अबाउट द आर्टिफिशियल ज्वेलरी वगैरह, उसका दिस इज अ हॉट मार्केट एंड यहाँ पे आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट B2C, आई एम टॉकिंग अबाउट B2B वाला बिजनेस. based on my limited understanding about the imitation business, barrier to entry बहुत कम है. एंड B2B है तो आज के दिन लाखों सप्लायर होंगे इमिटेशन ज्वेलरी के, क्योंकि अब ब्लिंकिट, जेप्टो में भी आपको इमिटेशन ज्वेलरी मिलता है. तो सप्लाई भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है. आई एम गेसिंग डिमांड भी उतनी होगी, राइट? तो ये ध्यान से कीजिएगा और कभी भी नौकरी मत छोड़ना ये जॉब के, ये बिजनेस के लिए. तो अगर हम ये 2 गोल्स के बारे में देखें, विच इज योर बिजनेस कैपिटल एंड द इमरजेंसी फंड, उसके बाद बचते करीब 5 से 7,000 रुपए है. ये जो 5 से 7,000 रुपए है ना रमेश जी, उसका हम वेल्थ क्रिएशन पे फोकस कर सकते हैं. इज दैट पॉसिबल? ये 21,000 की मंथली इन्वेस्टमेंट के बाद क्या आप 4 से 7,000 रुपए इन्वेस्ट और कर सकते हो? डेफिनेटली आई कैन. म्यूचुअल फंड्स में ही इन्वेस्ट करना है, ठीक है. सबसे पहले आपको 1,400 रुपए की एक SIP शुरू करनी है निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में. इक्वल 1,400 रुपए की आपको निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड में भी इन्वेस्ट करना है. 2,100 रुपए आपको डालना है एक फ्लेक्सी कैप फंड में. फिर 1,050 रुपए आपको डालना है नैस्डैक 100 फंड में. ये बेसिकली यूएस के 100 सबसे बड़ी कंपनीज जो टेक कंपनीज है उसका एक बास्केट है, इसलिए नैस्डैक 100 में इन्वेस्ट करना चाहिए. पिछले 10 सालों में नैस्डैक 100 ने 17 से 17.5% का रिटर्न दिया है और उसके ऊपर हर साल हमारा जो करेंसी है इंडियन रुपी, वो डॉलर के अगेंस्ट 3-3.5% डेप्रिशिएट भी हुआ है. तो एक इंडियन इन्वेस्टर जब नैस्डैक 100 में इन्वेस्ट करता है तो उसको इस दोनों का फायदा होता है, करेंसी डेप्रिसिएशन और कैपिटल अप्रिसिएशन दोनों का. 21% का रिटर्न आया पिछले 10 सालों में, तो इसमें भी डालिए. और 1,050 रुपए आपको डालना है गोल्ड बीज में, गोल्ड में. तो ये है आपका पोर्टफोलियो. इस पोर्टफोलियो का रिटर्न कैन बी एनीवेयर बिटवीन 13 to 14%. अगर आप ये 7,000 रुपए की SIP को कंटिन्यू करते हो 10 साल में, ये अमाउंट बन जाएगा
16.5 लाख रुपए। और ये 7,000 रुपए तो आपके लिए एक बहुत छोटा सा अमाउंट है। इसके बाद भी आपकी नॉर्मल लाइफस्टाइल भी चलेगी और आपका बिजनेस कैपिटल और इमरजेंसी फंड वाले गोल्स भी फुलफिल हो रहे हैं। राइट। अब इसके साथ साथ आप एक और चीज कर सकते हो। हर साल जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, आप इस अमाउंट को भी 10% से इंक्रीज कीजिए। अगर आप ये करते हो तो आपका टोटल फ्यूचर वैल्यू होगा 10 साल में 24 लाख रुपए। अगर आप 20 साल के लिए करते हो तो अमाउंट बन जाएगा 1.43 करोड़। से एक छोटा सा अमाउंट आपको एक करोड़पति बना सकता है। छोटा सा अमाउंट। यस, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस जो हम पहले कैलकुलेशन करके आए हैं वो अलग है इसमें। नहीं तो जैसे आपके पास 4 लाख रुपए है ऑलरेडी, ठीक है, ये 4 लाख रुपए आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया है। मैंने इक्वल वेट वाले इंडेक्स फंड में किया हुआ है थोड़ा बहुत इन्वेस्ट। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ठीक है, तो ये जो आपका 4 लाख का लमसम अमाउंट है पहले से, अगर आप 20 साल के लिए इसे रखते हो तो ये 4 लाख रुपए होगा 38.5 lakhs। 38.5 lakhs। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, जस्ट कीप इट एज इट इज। तो ये 7,000 रुपए से 1.43 करोड़ हर साल 10% बढ़ाना है, और 4 लाख जो एग्जिस्टिंग है वो 38.59 lakhs। 55 की एज में योर नेटवर्थ विल बी क्लोज टू 2 करोड़ विद जस्ट दी स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स, वेरी वेरी स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स। डू यू थिंक इट इज पॉसिबल? नाउ आई कैन सी इट इज पॉसिबल, बट इस कॉल से पहले लग रहा था पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इस कॉल में हमने मेजर चीजें ये डिस्कस की है। पहले तो आपके और आपके पूरे परिवार को हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए ही चाहिए। दूसरा, वो आपने ऑलरेडी बता दिया है, आगे से किसी भी कारण से पर्सनल लोन लेना नहीं है। जब खुद की शादी वगैरह भी होगी, स्मॉल डिनर करना है, बजट अनुसार काम करना है। तीसरी चीज, बिजनेस के लिए 8 लाख रुपए चाहिए, जिसके लिए हम 21,000 रुपए मंथली एफडी प्लस आर्बिट्राज फंड्स के कॉम्बो में इन्वेस्ट करेंगे। चौथी चीज, आपके पास जो कैश इन हैंड है 3,13,000 रुपए, उसमें से 2,20,000 रुपए हम डालेंगे एक फिक्स डिपॉजिट में, विच विल बी योर इमरजेंसी फंड। बाकी का जो 1 लाख रुपए, उसमें से कई बहुत बड़ा अमाउंट आपके हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम में जाएगा। उसके बाद जो बचा वो निफ्टी 50 के इंडेक्स में आप डाल सकते हो। आखिरी चीज, 7,000 रुपए हर महीने आपको इन्वेस्ट करना है इन अ मिक्स बैग ऑफ म्यूचुअल फंड्स एंड ईटीएफ्स, जो हमने डिस्कस किया। अगर आप कंटिन्यू करोगे तो 20 साल बाद आपके करंट इन्वेस्टमेंट्स प्लस दिस इन्वेस्टमेंट विल मेक योर एसेट वैल्यू क्लोज टू 2 करोड़ रुपीज। गॉट इट, थैंक यू। That's all for today's video guys। I hope इस वीडियो से आपको भी कुछ नया और या फिर अलग फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव सीखने को मिला। अगर आपको भी अपना फ्री फाइनेंशियल रिव्यू करवाना है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को भरिए। वी वुड लव टू हेल्प यू आउट। और अगर आप इस चैनल में नए हो, प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग। योर लव एंड सपोर्ट कीप्स अस मोटिवेटेड। दिस इज अंशुमन शर्मा एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।